जय भारत साथियों। अधिक से अधिक साथियों से निवेदन है कि जुड़ने का प्रयास करें, पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर भी करें। सभी सम्मानित साथियों का आज के इस लाइव वीडियो में स्वागत है। मैं आरपी द भारतीय पूरे बीआरपी परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी को जय भारत, जय संविधान। साथियों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि वास्तव में हर भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है और हम लोग को करना क्या चाहिए, क्योंकि जो हमारा कर्तव्य होता है, काम होता है, परिणाम उसी के अनुसार होता है। मानना ये है कि यह भारत देश हम सभी का है और हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से निभाएं। लेकिन वास्तव में साथियों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, यह जानना हर भारतीय नागरिक का परम कर्तव्य है। साथियों, पिछले 74 सालों से आप देख रहे हैं भारत देश की जो राजनीति है वो एकदम टूटही जो गाड़ी होती है, ट्रक होती है, बस होती है, उस तरीके से जा रही है। कभी इधर लटक रही है, कभी उधर लटक रही है और सारे के सारे जो बैठे हुए पैसेंजर हैं वे हमेशा असुरक्षित फील करते हैं। कोई मरता है, कोई थक जाता है, कोई गिर जाता है, कोई उठ जाता है, कोई बच जाता है। मतलब भारत देश में आपका जीवन सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है, और फिर भी हम लोग बड़े दावे से कहते रहते हैं कि ये हमारा देश बड़ा महान है। बहुत दुख होता है जब हम झूठी बातों को लेकर के अपने आप में खुश हो लेते हैं, अपने आप में एडजस्ट कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी छोटी सोच का परिणाम है, रिजल्ट है। साथियों, मानना ये है कि अगर हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूं कि अगर कारण है, समस्या है तो कारण है, कारण है तो निवारण है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने स्पीच में, अपने वक्तव्य में नहीं बोलता हूं। उसका मेन कारण ये है कि पहला जो चैप्टर है वो आपका तैयार ही नहीं होता है, तो दूसरे चैप्टर की बात करना मुझे लगता है वो बेकार है। इसलिए साथियों, भगवान बुद्ध ने हमें बताया है कि अगर हमारे पास समस्या है तो उसका कारण है तो निवारण है। इसी पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर बात करें तो पिछले 74 सालों से जो समस्याएं हैं देश की, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आज भारत देश के अंदर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो इस बात की गारंटी लेती हो कि अगर हमारी सरकार आप बना देते हैं तो आपकी समस्याओं का हम समूल नाश कर देंगे। इसी के चलते इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ है। बहुत ही तेजी के साथ भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोगों को जोड़ने में, अपना फाउंडेशन बनाने में काम कर रही है। 2022 हमारा टारगेट है और आप सभी लोगों से साथ सहयोग और विश्वास की मैं बार बार अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, जिसका नाम है किसान आंदोलन। यह आंदोलन वास्तव में किसान जो बिल है वो किसानों के हित में नहीं है। ये बात तो फैक्ट है।
लेकिन देखना यह है कि इसका वास्तविक सलूशन क्या है। तमाम लोग आज किसान बिल को लेकर के रोड पे उतरे हुए हैं, तमाम प्रकार की नौटंकियां चल रही हैं। कहीं कुछ बीजेपी वाले उल्टी सीधी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहीं किसान लोग कर रहे हैं। किसान लोग कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। किसान लोग में कौन कौन से किसान लोग हैं, ये बात बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। जो लोग आंख बंद करके इस किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं, उनको आंख खोल कर रखने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की ये पहचान है कि अगर एक भेड़ कुएं में गिर जाती है तो 99% जो है वो भेड़ कुएं में गिर जाती हैं। मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर किसान बिल मोदी ने वापस भी ले लिया या किसानों के हित में सपोर्ट भी कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बाल भी बांका नहीं होने वाला है। मीन्स 1/1091 भाग में से एक भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि बिल मोदी के माध्यम से लाया गया था और मोदी के माध्यम से उसे बैकफुट पर ले जाया जाएगा और समस्या वहीं की वहीं, बाकी समस्याएं वहीं की वहीं बनी रह जाएंगी। लेकिन उन बीच में से एक दो नेता ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे जो आगे जा करके फिर आपको गुमराह करने में अपनी कारगर भूमिका निभाएंगे। साथियों, पिछले दिनों आपने देखा है जो अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसमें से केजरीवाल प्रोडक्ट निकला और केजरीवाल दिल्ली पर विराजमान होने के बावजूद अब जो वर्तमान स्थिति में है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वास्तविकता यही है, जहां पर भी आप जैसे कहेंगे वैसे हम सिद्ध कर देंगे। साथ ही साथ अगर इस आंदोलन के जो मुख्य व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, राकेश टिकैत जी का अगर इतिहास पढ़ेंगे आप, बैकग्राउंड में आप जाएंगे, तो वे कांग्रेस के बहुत ही जमीनी स्तर के नेता रहे हैं और कई बार उन्होंने इलेक्शन भी फाइट किया है। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, जितने दिन से आंदोलन चल रहा है वहां पर पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस फंडिंग कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है, मुद्दा गलत है, विरोध होना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन साथियों, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे बीजेपी की जो आतंकवादी जो व्यवस्था है या जो उसका आतंक है वो चरम पर पहुंच चुका है, पूरे देश की जनता यह जान चुकी है, जान रही है, और उसका विरोध हुआ। बहुत अच्छा लगा देख करके। तमाम जो लोग घर में बैठे थे वो लोग भी निकल करके आए और काफ़ी पैसे इसमें खर्च हुए। बहुत सारे लोग फंडिंग कर रहे हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। दैट्स ऑल, अच्छा है, आंदोलन होना चाहिए अगर गलत है तो। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब साथियों कि चलो बीजेपी बहुत ही खराब है, बीजेपी बेकार हो गई है, बीजेपी लगातार आतंक फैला रही है और वो देश का खून पी रही है, शोषण कर रही है, तो मान लो मोदी जी को अगर आप हटा दे रहे हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या है? किसको नेता आप बनाएंगे? क्या आपके पास कोई विकल्प है? आपके पास अभी तक कोई विकल्प नहीं बन पाया है। अभी तक आपके पास विकल्प नहीं बन पाया है। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो इस बार जब मोदी जी जाएंगे या मोदी एंड कंपनी जाएगी तो कांग्रेस एंड कंपनी को आप सपोर्ट करेंगे। मतलब कि दोनों एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं और एक बार ये और एक बार वो, एक बार ये और एक बार वो। मैं राकेश टिकैत जी से ये जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, आप किसानों के इतने बड़े शुभचिंतक और हितचिंतक थे तो कांग्रेस वालों ने अभी तक किसानों के लिए पिछले 74 सालों में क्या किया था? और आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन करी? क्या उसमें ऐसी खास अच्छाई आपको दिखी कि आपने कांग्रेस का साथ लिया, सपोर्ट लिया और कांग्रेस के साथ आप लगातार लड़ते रहे? और आज आप बीजेपी के सपोर्ट में विपक्ष में खड़े हैं, क्या कल आप बीजेपी पार्टी में नहीं जाएंगे? इस बात की कोई गारंटी नहीं है साथियों। वास्तविकता ये है कि राजनीति में क्या होता है ये आम पब्लिक को समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि अपना समय और पैसा अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर बर्बाद करना है, क्योंकि अगर आपके जेब में पैसा है तो अगला व्यक्ति आपको जानता है, समझता है। अगर आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, आपके जेब में पैसा नहीं है, तो पड़ोसी भी आपको भाव नहीं देगा या आपको पूछेगा नहीं। तो साथियों, अगर मैं राजनीति की बात कर रहा हूं तो अभी भी भारत देश के अंदर कोई भी ऐसा विकल्प मीन्स राष्ट्रीय लेवल का बन करके नहीं उभरा है
जो आपकी समस्या का वास्तविक समाधान कर दे। और उस समस्या के वास्तविक समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी मतलब बीआरपी आपके बीच में आई हुई है। हमने भी अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर किसान आंदोलन लगभग 8 तारीख तक अगर सॉल्व नहीं होता है या प्रॉब्लम्स को रेडिकेट नहीं किया जाता है, आंदोलन खत्म नहीं होता है, तो हम भी उस आंदोलन का सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष के या नेता के पीछे उस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। हमारा एक अपना अलग प्लेटफॉर्म होगा, अलग तौर तरीका होगा, उस आधार पर हम किसान आंदोलन के लिए उतर सकते हैं। अभी विचार विमर्श चल रहा है। साथियों, आगामी जो चुनाव है हमारा 2022, मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, मीन्स ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसको कहें, मनवादी व्यवस्था जो चल रही है, जो समीकरण अभी उत्तर प्रदेश का है, उस उत्तर प्रदेश के समीकरण में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। वास्तविकता को समझने की जरूरत है। अगर बीजेपी को भगाना है तो उसके लिए फार्मूला लागू करना पड़ेगा। आपको क्या करना है यह जानना और समझना पड़ेगा। साथियों, बीजेपी के पास जो अस्त्र और शस्त्र है वो ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के माध्यम से वो लगातार लूट करती आ रही है। पहली बार सरकार तो इन्होंने बना लिया था, उसके बाद लगातार ईवीएम मशीन के माध्यम से सरकार बनाते आ रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में जहां पर ये हार रहे होते हैं वहां पर ईवीएम मशीन का सहारा लेकर के और अपने आप जो है ईवीएम हैकिंग करके अपनी सरकार बना लेते हैं। ये इनकी बहुत ही पुरानी आदत बनती जा रही है। दूसरी तरफ साथियों, इनका दूसरा फंडा है, कंसेप्ट है डिवाइड एंड रूल का। तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनकी काम कर रही है। विशेष तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में 25 से 30% जो वोट है, वोट बैंक है, वो बीजेपी के फेवर में है। चाहे वो दारू बेच करके, चाहे वो पैसे दे करके, चाहे वो भ्रमित करके या गुलाम बना करके, एनीवे 25 से 30% वोट बीजेपी के फेवर में पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। और जो बचे 70% हैं साथियों, उन 70% में 70 पार्टियां और 70 प्रकार के नेता काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ध्यान से समझिएगा। तो जब 70 नेता काम कर रहे हैं तो सभी को 1% वोट मिलेगा और कोई जीतने वाला नहीं है। ये मैं स्पष्ट भी लिख देता हूं। तो अगर जब हमारे पास समस्या है, जैसा कि बुद्ध ने कहा है, तो उसका कारण है तो निवारण है। समस्या है कि 2022 में बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी अगर आपने फार्मूला चेंज नहीं किया। मीन्स हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो हम लड़ेंगे नहीं या हम वहां तक फाइट नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो वास्तविकता है वो चीज़ आपको जानना भी जरूरी है और हमें स्वीकार भी करना जरूरी है, क्योंकि तैयारी तभी संभव है। अदरवाइज मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं पूरे के पूरी सीट पर जीत लूंगा, 400 सीट निकाल लूंगा, पूरे के पूरे 403 सीट निकाल लूंगा, ये सब मुझे लगता है कि मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। ठीक है, तो वोट जब आप देंगे तभी सीट निकलेगी, हमारे निकालने से तो सीट निकलने वाली नहीं है। तो मैं ये कह रहा था साथियों कि जब 70% वोट के लिए 70 पार्टियां हैं तो आप चुनाव किसका कर रहे हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको जो हर स्तर पर आपके लिए खरी उतरने जा रही है और आप उस पार्टी का सपोर्ट क्यों करेंगे? ये निर्णय आपका होगा। मैं आपको बता दूं साथियों, पहले भी मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जातीय नेतृत्व दी जा रही, जातीय भागीदारी दी जा रही है। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में एक अध्यक्ष हुआ करता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अभी हाल में ही भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद का भी विकेंद्रीकरण कर दिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल काम करने लगा है और वहां पर भी कमेटी बन गई है। मानना यह है कि जीरो लेवल से, बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक आप आइए, अपनी अपनी जाति बिरादरी के लोगों का नेतृत्व आप कदम से कदम मिला के कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में, इस प्रोसीजर और प्लान में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान और अधिकार मिलेगा, हर व्यक्ति को बराबर की भागीदारी मिलेगी। तो साथियों, यहां पर जो ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, ये एक पूर्णतया लोकतांत्रिक पार्टी है। लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब ये कि किसी व्यक्ति की हुकूमत यहां पर नहीं चलती है। जैसे अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव एक व्यक्तिवादी पार्टी चला रहे हैं और उस व्यक्तिवादी पार्टी के माध्यम से वे भारत देश की जो मीन्स उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जो आम आवाम है उसको अपनी खेती समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए कई मुद्दों पर अभी मैंने
2-3 दिन पहले एक हमने पोस्ट भी अनाउंस रुपए पास हुआ और 1500 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ रुपए अगले व्यक्ति ने घोटाला कर लिया। तो राजनीति में पहले भी बोलता आ रहा हूं, बिजनेस का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा व्यापार है राजनीति। इसलिए राजनीति में अगर कदम रखना है तो ऐसी पार्टी होना चाहिए जो बुद्ध और सम्राट अशोक के मार्ग से होकर के जाती है, और नहीं तो आपके विश्वास के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके जो है कैरियर के साथ लगातार खिलवाड़ होता आ रहा है और ये खिलवाड़ होता ही रहेगा, आप इसे रोक भी नहीं पाएंगे। तो साथियों, अखिलेश यादव की पार्टी एक व्यक्तिवादी पार्टी, मायावती की पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी, तमाम अन्य जो पार्टियां हैं छोटी मोटी, वो सारी की सारी व्यक्तिवादी पार्टी हैं। सबका एक मालिक एक मुखिया है, और एक मालिक और एक मुखिया के अंडर में अगर आप काम कर रहे हैं तो वास्तव में आप नौकरी कर रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में आप कोई भी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि या तो इन सभी नेताओं को इकट्ठा, अगर हमें बीजेपी को टक्कर देना है 2022 में, क्योंकि समस्या का समाधान आंदोलन नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर समस्या का समाधान है तो इस देश से बीजेपी और कांग्रेस को नस्तना नाबूद कर देना पड़ेगा। अगर बीजेपी और कांग्रेस को आपने नस्तना नाबूद कर दिया तो वास्तव में इस देश की समस्या का समाधान संभव है, और नहीं तो ऐसे आंदोलन करते रहिए और कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सत्ता में वो बैठे हैं, सारे रुपए पैसे खजानों पे, पुलिस पे, आर्मी पे, सब पे कब्जा उनका है, और आप लोग अपना घर और परिवार चलाएंगे या उनके सामने चल करके आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि आंदोलन का एक्सपेंडिचर और सब कुछ मेंटेनेंस कितना आता है। ये आसान काम नहीं होता है, और आपकी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। आंदोलन करते करते मिलना मिलाना कुछ नहीं है, समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि समय का सदुपयोग करना सीखिए। आपके ओंठ में इतनी पावर है कि वो किसी को भी बना सकती है और किसी को भी बिगाड़ सकती है। मानता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अभी हाल की बनी हुई पार्टी है, हाल में गठन की गई पार्टी है। अभी इसका बोलबाला इतना ज़्यादा नहीं है कि जो आपके घर, गांव, गली मोहल्ले में दिखाई दे, और वो जिम्मेदारी दिखाई देने की या दिखाई दिलवाने की ये जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। इसलिए आप लोग जिसको चाहेंगे उसको बड़ा बना सकते हैं और जिसको चाहें उसको छोटा बना सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के राजा आप ही हैं। तो हर प्रश्न के लिए जवाबदेह ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोग जीरो लेवल की राजनीति को खड़ा कर रहे हैं, और जीरो लेवल की राजनीति का मतलब ये है कि हमारे ना रहने के बाद या आने वाली पीढ़ी में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गरीब से गरीब हो, वो भी हमारी पार्टी में जुड़ करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भांति, एक नेता की भांति, एक विधायक की भांति, एक सांसद की भांति बड़ी से बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है। तो साथियों, भारत की अभी तक की बनी हुई अतुलनीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके बीच में है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना समय, पैसा बर्बाद ना करके सही दिशा में काम करें। बीजेपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बैटिंग कर रही है, बल्लेबाजी कर रही है, और हम लोग कूद रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। दिन भर हम टीवी चैनल पे देख रहे हैं और तमाम सारे न्यूज मीडिया वाले कभी कोई कुछ और दिखा रहा है, कभी कोई कुछ और दिखा रहा है, लेकिन आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। इस प्रकार से आपको गुमराह कर दिया जाता है, तो सल्यूशन तो मिलने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश का अगर सल्यूशन चाहिए उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो सभी नेताओं को इकट्ठा कर लीजिए, जो असंभव है साथियों। मैंने बहुत प्रयास किया, कई लोगों से मैंने बात किया, अभी आज भी हम डिस्कस कर रहे थे। एक मैडम थी, तो उनका कहना था कि जो है ओबीसी समाज को जगाइए, ओबीसी समाज बहुत सो रहा है। ओबीसी समाज के ऊपर गुस्सा भी हो गई, हमें भी सुनाने लगी कि आप भी सुनते नहीं हमारी बात को, एंड सो ऑन। तो ओबीसी समाज जो है वो भटका हुआ है, भ्रमित है, वो मैं मानता हूं, लेकिन उसके भ्रमित होने का मेन कारण ये था कि ओबीसी समाज में ऐसा कोई लीडर नहीं था कि जो उनकी बात को दमदारी से रखता हो या उनके लिए लड़ता हो, उनके अधिकार सम्मान की बात करता हो। सारे के सारे चाटुकार ओबीसी नेता हैं जो जाकर के बीजेपी और कांग्रेस के ही तलवे चाट रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि ऐसे नेताओं की तिलांजलि देनी पड़ेगी। या तो एक कर लीजिए, मैंने आपको खुला ऑप्शन दिया है, या तो एक कर लीजिए, हम थक चुके हैं इनको एक कर करके। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर 70% वोट का कलेक्शन करना है, बीजेपी को शिकस्त देनी है, तो सबसे अच्छी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके बीच में है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में
अभी तक ये गारंटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी कमी आप निकाल नहीं पाएंगे जिससे आपका अधिकार और सम्मान का हनन होता हो। दूसरी बात, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपके एक एप्लीकेशन पर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी तुरंत संशोधन करने के लिए तैयार बैठी है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं या अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, तो आपकी छोटी सी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पार्टी का फंडा है एक हाथ से लो, और भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार खड़ी हो मिलेगी, और वो समय नहीं लगेगा अगर आप लोगों ने सही निर्णय लिया तो। अब उसके लिए ये मत इंतजार करिएगा कि हम टिकैत की तरह बड़े बड़े आंदोलन करें या जो है कहीं लड़ते मरते दिखें, उसके लिए हम तैयार खड़े हैं अगर ऐसी कंडीशन आती है तो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आप लगातार कंफ्यूज रहेंगे, और जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं संभव है। आज़ादी से लेकर अब तक ना जाने कितने भगत सिंह जा चुके हैं, ना जाने कितने टिकैत जा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए समस्या का सीधा समाधान आपके वोट में है। अगर आपने वोट का चोट सही ढंग से मारा तो वास्तव में आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन वो किसी और पार्टी के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि वे सब पार्टियां व्यक्तिवादी पार्टियां हैं। अगर वे संभव हैं तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के माध्यम से संभव है। इसलिए साथियों, अपनी बात को मैं कंप्रेस करते हुए पुनः मैं भारत सरकार से अपील क्या करूं, पागल सरकार है, बेवकूफ़ सरकार है, चोर टाइप की सरकार है, उससे अपील करना मूर्खता ही है। तो हम अपील नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि किसानों के साथ अत्याचार जो जिस तरीके से हो रहा है वो आपको बर्बाद कर देगा। तो बीजेपी को तो बर्बाद कर देगा, लेकिन वहीं पर कांग्रेस भी पनप जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो आपको कांग्रेस को भी पनपने नहीं देना है, तभी भारत देश को एक डायरेक्शन मिल पाएगा। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। साथियों, बीआरपी का कारवां लगातार बढ़ रहा है। हर जिले में कार्यकारिणी का गठन हो रहा है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग इंटरनली एक्सटर्नली फंडिंग भी कर रहे हैं। काम बहुत ही स्मूथली चल रहा है। हमें 2022 की तैयारी करनी है। हमें ये नहीं देखना है कि कोई पार्टी बहुत ज़्यादा हवाई उड़ रही है या जंप कर रही है, कोई हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, कोई 40-40 गाड़ियां लेकर के जा रहा है, कोई बहुत बड़ा माफिया है। इन सब चीज़ों से कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। कोई रोड पे जा कर के मर रहा है। जैसे अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, अखिलेश यादव क्या करते हैं जानते हैं आप? अखिलेश यादव अपने लोगों को भेज देते हैं, जाओ आंदोलन में लड़ो, और खुद जो है एसी में बैठ करके बंदा देखता रहता तमाशा। अब आप जो लड़ने वाले भाई लोग हैं उनसे पूछो कि उनकी फैमिली से कितने लोग होते हैं, तो एक भी भाई आप फैमिली से नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे लीडर हैं कि मतलब जब लाठी खानी होती है तो आपको भेज देते हैं, और जब मलाई खानी होती है तो आगे चले जाते हैं। साथ ही साथ हमारे ही समाज में, मीन्स मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे लीडर हैं कि जो इस बार मौर्याओं के वोट को गुमराह करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव के माध्यम से। अखिलेश यादव की पार्टी में जुड़ करके एन के इन प्रकार से फंडिंग ले करके और मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज का जो वोट है वो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी में। अखिलेश यादव की पार्टी मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक जाति बिरादरी की पार्टी नहीं, वो एक घर और परिवार की पार्टी है। यादवों के लिए भी कुछ नहीं किया उन्होंने। तो उस घर और परिवार की पार्टी में जाना, या जो व्यक्ति जाता है वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जाता है, आपके लिए नहीं जा रहा है। तो आपका जो वोट इस बार पड़ना चाहिए 2022 में, वो स्वतंत्रता पूर्वक पड़े। स्वतंत्रता पूर्वक मीन्स निष्पक्ष सरकार बनाएगी। अभी हमने अपने पार्टी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम करेंगे। तो वो भी कमेटी के माध्यम से संभव होगा। आरपी मौर्य ने पहले भी लिख करके दिया हुआ है कि हमें ना विधायक बनना है, ना सांसद बनना है, ना मंत्री बनना है, केवल एंड केवल भारत देश को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाना है। तो जब हम इतना त्याग कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी इस प्रकार की जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। सबको तो आपने बार बार देख लिया, 74 सालों से तमाम पार्टियां आई और गईं, सबको बार बार ट्राई मार लिए, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला जो वास्तव में वास्तविकता की बात करता हो, उस पुराने इतिहास की बात करता हो,
जो स्वर्णिम काल जिसके पीरियड भी हुआ करता था, किसी के अंदर साहस नहीं, किसी नेता से आप कहलवा कर देख लीजिए। हम अगर अशोका राज की बात करते हैं तो मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज में ही तमाम ऐसे नेता हैं जो अशोका नाम से ही डरते हैं। सम्राट अशोका की बात करेंगे तो उन्हीं के नाम से डरेंगे। हमसे कहेंगे कि आप बुद्ध की बात करते हो तो आपको वोट लोग नहीं देंगे। अब आप सोचिए जरा, अगर मैं वास्तविकता की बात करूंगा तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, ये बात सत्य है। तो कैसे देंगे? तो लोग कहते हैं कि जैसे जनता है इस देश की, जैसे जनता है उत्तर प्रदेश की, जिस बीमारी से ग्रसित है उसी बीमारी को आप प्रमोट करिए। तो हमारे को नेता बनने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत थी ही नहीं। अगर आपकी बीमारी को ही हम प्रमोट करें और उसी को ही बढ़ाएं तो नेता बनने की ज़रूरत नहीं थी मुझे नहीं लगता। इस केस में मैं अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए साथियों, मेरा मानना यह है कि नेता वो होता है, लीडर वो होता है जो समाज को, देश को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सके, उचित डायरेक्शन दे सके, जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो सके, हर व्यक्ति का उद्धार हो सके, उसको हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल सके। लेकिन आजकल की सिचुएशन बदल गई है। ये सारी सिचुएशन सही हो सकती है मात्र आपके एक निर्णय पर। लेकिन मैं बार बार कहूँगा कि आपको नेता का जो चुनाव है, सिलेक्शन है, वो करना सीखना पड़ेगा। तभी इस भारत राष्ट्र को हम पुनः सोने की चिड़िया बना सकते हैं, अन्यथा यह संभव नहीं है। साथियों, फिर मिलते रहेंगे। तमाम कई सारे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के मैं कंटिन्यूअसली आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।